हेलो एवरीवन। आज हम जो है कि ओबीसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो हम एक आउटलाइन पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है। देन साइट्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस, उनके क्या साइट होते हैं। नेक्स्ट हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम साइन सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं, देन डायग्नोसिस एंड एट लास्ट मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में दोनों रहेगा, एज अ मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों। तो ये हमारे आज के जो है कि ओवरव्यू है कि क्या क्या हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले डिफिनेशन से शुरू करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है। जो इम्प्लांटेशन होता है, कंसेप्शनल प्रोडक्ट outside the normal uterine cavity, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये तो समझ आ गया कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। नॉर्मल यूट्राइन कैविटी के पास नहीं होगा, इससे कहीं दूर होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ही क्या है, साइट डिस्कस करना है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइट्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो इसको फर्स्टली टू टाइप में हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा यूट्राइन कर देते हैं और एक इंट्रा यूट्राइन कर देते हैं, इजी रहेगा थोड़ा। एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इंट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, अब एक्स्ट्रा यूट्राइन में कौन कौन से एक्टोपिक प्रेगनेंसी आते हैं, चलिए। फर्स्ट आता है ट्यूबल। आई होप कि एक्स्ट्रा यूट्राइन मतलब आपको पता होगा कि मीन्स यूट्रस को छोड़ के उसके जो नियर बाई ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहां पे होना है, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, एक होता है जो कि एक्स्ट्रा यूट्राइन में ही आता है, अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ट्यूबल हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दूसरा क्या है, दूसरा ओवेरियन हो गया, व्हाट, ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड थर्ड इज व्हाट, एब्डोमिनल, व्हाट, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये तीनों प्रेगनेंसी क्या है कि यूट्रस को छोड़ के उनके सराउंडिंग में जो प्रेगनेंसी, जो कंसेप्शनल प्रोडक्ट इम्प्लांट हुआ है, वो इसके अंदर आता है। अब हम इंट्रा यूट्राइन की बात करें, मीन्स विद इन द यूट्रस, मीन्स विद इन यूट्राइन कैविटी। तो उसमें सबसे पहला हम ले लेते हैं कॉर्नुअल। कॉर्नुअल को ही हम एंगुलर बोल सकते हैं, एंगुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब आपको ये समझ नहीं होगा कि कॉर्नुअल एंगुलर, जहां से ये यूट्रस हुआ और यहाँ से जो फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्नुआ कहते हैं। ठीक है, कॉर्नुआ कहते हैं जहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, वहां पे जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नुअल या एंगुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, सर्वाइकल, सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं।
एंड इसमें थर्ड क्या है, सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी। व्हाट? सिजेरियन स्कार, सिजेरियन स्कार। सिजेरियन स्कार मीन्स प्रीवियस क्या हुआ था, सी सेक्शन के थ्रू जो है बेबी डिलीवर्ड किया गया था, वहां पे जो स्कार बनता है, अगर गलती से जो इम्प्लांटेशन हो गया उस स्कार पर हो गया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिजेरियन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो हमने देखा, हमने साइट को दो बेसिस पे जो है कि डिफ्रेंशिएट किया, एक इंट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्स्ट्रा यूट्राइन में क्या आता है, ट्यूबल, नेक्स्ट ओवेरियन एंड लास्ट इज एब्डोमिनल। इन इंट्रा यूट्राइन दैट इज अ कॉर्नुअल और एंगुलर, देन सर्वाइकल एंड एट लास्ट दैट इज अ सिजेरियन इसका। हम नेक्स्ट किसके बारे में बात करते हैं, रिस्क फैक्टर। आप इसे रिस्क फैक्टर बोलिए या कॉजेज बोलिए, कॉजेज नहीं बोल सकते, जनरली हम इसके लिए रिस्क फैक्टर ही बोलेंगे कि ऐसा क्या रिस्क हो जाता है, कि ऐसा क्या प्रॉब्लम अगर हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, देखने को टॉपिक प्रेगनेंसी मिलती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है, क्वेश्चन आए मोस्ट कॉमन या फिर हाईएस्ट, ऐसा कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो कि टॉपिक प्रेगनेंसी कॉज करता है, दैट यू देन यू विल गिव आंसर पीआईडी। क्या पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ओके, अब रीजन क्या है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में, वेट अ सेकेंड। ओके, हमने क्या बोला कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर जो है कि टॉपिक प्रेगनेंसी में किसको मानेंगे हम लोग, पीआईडी को मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये असेंडिंग इन्फेक्शन को कॉज करता है। क्या, असेंडिंग इन्फेक्शन। असेंडिंग इन्फेक्शन मतलब फर्स्टली इस इन्फेक्शन कहां पे अकर होगा, यूट्रस, फिर वो कहा जाएगा, फेलोपियन ट्यूब, फिर उसके बाद वो कहा जाएगा, ओवरी, सॉरी इट्स नॉट गोइंग, ओके हियर ओनली, ओवरी। असेंडिंग इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, पहला यूट्रस, देन इट विल इन्फेक्शन ट्रांसफर कहाँ होगा, फेलोपियन ट्यूब, एंड आफ्टर दैट इन्फेक्शन विल गो इन ओवरी, स्प्रेड। इसीलिए हम लोग जो है पीआईडी को स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर मानते हैं, किसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ठीक है, और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर है, उनको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी हो गई है, कोई ट्यूबल सर्जरी है, ठीक है, मीन्स प्रीवियसली मदर ने कोई ट्यूबल सर्जरी करवाई थी उसकी वजह से हो गया। और फिर हिस्ट्री है प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, वो भी एक रीजन है। नेक्स्ट, अर्ली एज, व्हाट,
अर्ली एज जो है प्रेगनेंसी कंसीव करना, ये भी एक कॉज होता है। मल्टीपल मल्टीपल क्या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना, ओके डोंट यूज दिस वर्ड। ओके, मल्टीपल पार्टनर्स हो, व्हाट राइटिंग, नेक्स्ट, अब अर्ली एज में प्रेगनेंसी हुई तो चांस है। अब लेट प्रेगनेंसी भी कंसीव करना भी तो एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। मीन्स अगर एज मोर देन 40 ईयर है तो भी ये एक रिस्क फैक्टर ही है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। स्मोकिंग हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया, टोबैको हो गया, ये सब कुछ, ये सारे क्या है, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल एज ए रिस्क फैक्टर रोल प्ले करते हैं किसके लिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम साइन सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, साइन सिम्टम्स। उस साइन सिम्टम्स में भी अर्ली साइन सिम्टम्स क्या होता है, अर्ली की बात करते हैं। पहला, मिस्ड पीरियड देखने को मिलेगा, मिस्ड पीरियड, या फिर एमनोरिया हो गया। मीन्स अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती तो पहला साइन क्या होता है, एमनोरिया देखने को मिलता है। एमनोरिया हुआ तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जाएगी, प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करेगी। स्पॉटिंग होगा, स्पॉटिंग क्या मीन्स ब्लीडिंग लिटिल अमाउंट में। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होगा तभी तो। ये सारे क्या है, अर्ली साइंस है। अब इसी अर्ली साइन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले, दैट इज द ट्रायड ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बात करने वाले हैं, क्लासिकल ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये हमारा एक थोड़ा सा ट्रायंगल, फर्स्ट इसमें क्या देखने को मिलेगा, एमनोरिया। नेक्स्ट क्या रहेगा, एब्डोमिनल पेन। एंड थर्ड क्या रहेगा, ब्लीडिंग, हम बोल सकते परवेजाइनल ब्लीडिंग। ये क्या है, क्लासिकल ट्रायड है किसके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये। अब हम अगर एमनोरिया के चांसेस देखें कितने परसेंट तक बोल सकते हैं, 75%, दैट इज व्हाट 75%। एब्डोमिनल पेन 100% रप्चर वाले केस में, एंड दिस आल्सो आई कैन टेल 70% पर वेजाइनल ब्लीडिंग। ये तीनों अगर साइन देखे जाते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज कर सकते हैं।
ये सारे साइन तब देखे जाते हैं जब तक हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या नहीं हुआ है, रप्चर्ड। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो क्या है, नॉट रप्चर्ड। तब तक मिस पीरियड, स्पॉटिंग, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट तो होना ही है। नेक्स्ट थोड़ा सा एब्डोमिनल पेन होगा, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। नाउ नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, डायग्नोसिस के बारे में बात करने वाले हैं। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। डायग्नोसिस में अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है या डायग्नोसिस क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो टीवीएस हम इसको बोल सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड। दैट इज व्हाट, टीवीएस, ट्रांसवेजाइनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस केस में क्या होता है कि जब ट्रांसवेजाइनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जाती है, जो सैक होता है वो एम्प्टी दिखता है। जो यूट्राइन कैविटी होती है वो एम्प्टी होती है। तो हम क्या बता सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंफर्म है। ये हमारा पहला टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एससीजी। प्रेगनेंसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बीटा एससीजी। व्हाट, बीटा एससीजी। ठीक है, अगर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखा जाए, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखा जाए तो ये इंक्रीज मीन्स इंक्रीज या हम बोले डबल होता है एवरी 48 आवर। ये तो नॉर्मल प्रेगनेंसी मीन्स अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई तो कुछ ना कुछ नॉर्मल में अब नॉर्मल देखने को मिलेगा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो बीटा सीजी का लेवल है वो बहुत स्लोली इंक्रीज होगा। ये हमारा पॉइंट है। अगर ये देखने को मिलता है मीन्स अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज, अगर नॉर्मल बीटा एससीजी नहीं रहा तो हम बता सकते हैं कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। और एक और केस होता है जिसमें बीटा एससीजी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा, मोर देन द जेस्टेशनल एज। वो दो केस में हो सकता है, एक मल्टीपल प्रेगनेंसी में हो सकता है या फिर मोलार प्रेगनेंसी में हो सकता है। ऐसे दो केस हैं जिनमें बीटा एससीजी जो है कि नॉर्मल जो जेस्टेशनल एज है उस बढ़ने लगता है, उससे ज्यादा होने लगता है। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, इसमें हम प्रोजेस्टेरॉन का भी देख लेते हैं। वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन हालांकि दो इनफ है। थर्ड हम देख लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन। सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल नॉर्मल कितना होता है, मोर देन या इक्वल टू 25 नैनोग्राम पर ml। सेम जैसे बीटा एससीजी
कम सिक्रेट हो रहा था, वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन भी क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कम रहेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी लेस देन, बोल सकते हैं कि इससे कम ही रहेगा। अगर लेस देन 5 mg तो कंफर्म कर दीजिए कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही है। गोल्ड स्टैंडर्ड पूछे तो टीवीएस, इसमें टीवीएस जब कराएगा पेशेंट उसमें क्या दिखाई देगा, यूट्राइन कैविटी क्या है, एम्प्टी है। बीटा एचसीजी नॉर्मल रहेगा प्रेगनेंसी में, तो देखने को मिलता है कि एवरी 48 आवर में क्या हो रहा है, वो डबल हो रहा है। बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो बहुत स्लोली जो है कि इंक्रीज होगा। सेम वही है किसमें, प्रोजेस्टेरॉन में। सेम केस किसमें देखने को मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तक जो हमने सिम्टम पढ़े वो किसके थे, अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के थे। आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अगर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर्ड हो गया तो क्या देखने को मिलेगा। तो इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, in ruptured ectopic pregnancy there will be abdominal pain, severe abdominal pain. अगला क्या होगा, शोल्डर टिप पेन। नेक्स्ट, डिजीनेस, इवन दो उसे चक्कर आएगा वो बेहोश हो सकती है, मीन्स पेंटिंग, ट्रैकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। अगर किसी वुमन में सीवियर एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, शोल्डर टिप पेन एंड हाइपोटेंशन देखने को मिले, किसी प्रेग्नेंट वुमेन में सीवियर एब्डोमिनल पेन, शोल्डर टिप पेन, हाइपोटेंशन देखने को मिले, डायग्नोज कर दीजिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। शोल्डर टिप पेन, शोल्डर टिप पेन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक इंपॉर्टेंट साइन होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में 3 साइन होते हैं, 2 मेन होते हैं, एक और होता है उसके बारे में, तो साइन देख लेते हैं। साइन ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पहला क्या है, कूलेन साइन। कूलेन साइन ये पैंक्रियाटाइटिस में भी देखने को मिलता है। कूलेन साइन क्या कहता है कि पेरी अम्लाइकस, जो ये अम्लाइकस है उसके अराउंड जो है ब्लूइश हो जाना जब देखने को मिलता है, तो ये बताता है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो क्या हो गई है, रप्चर्ड हो गई है, मीन्स इंटरनल ब्लीडिंग को डिनोट कर रहा है।
किसको डिनोट कर रहा है? इंटरनल ब्लीडिंग को डिनोट कर रहा है। bluish around the umbilicus, means we can say periumbilicus area. सेकंड क्या है? टर्नर साइन। टर्नर साइन क्या होता है? जो फ्लैंक रीजन होता है, ये फीमेल है, इधर जो फ्लैंक रीजन है यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, तो वो क्या डिनोट करता है? टर्नर साइन। ये भी इंटरनल ब्लीडिंग को ही डिनोट कर रहा है, लेकिन कहाँ पे? ब्लूइश होगा फ्लैंक रीजन पे, ब्लूइश एट द फ्लैंक रीजन। अब वो जो है कि राइट साइड भी हो सकता है या लेफ्ट साइड भी हो सकता है, दोनों साइड। अब जिस साइड का टॉपिक प्रेगनेंसी रहेगा उसी साइड जो है देखने को मिलेगा। थर्ड हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? डेनफोर्थ साइन। क्या? डेनफोर्थ साइन। डेनफोर्थ साइन ये कब देखने को मिलता है? जब ब्लीडिंग होती है, कहाँ पे? पेरिटोनियल लेयर में, कैविटी में, सॉरी, ब्लीडिंग इन पेरिटोनियल कैविटी। जब ब्लीडिंग होती है पेरिटोनियल कैविटी में, इस ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है? डायफ्राम जो है इरिटेट होता है, इरिटेटिंग डायफ्राम, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? शोल्डर टिप पेन। तीनों साइन इंडिकेट करते हैं किसके लिए? इंटरनल ब्लीडिंग के लिए ही। मींस अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हो गई है? रप्चर्ड हो गई है, तो ये तीनों साइन श्योर देखने को मिलेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर रप्चर हो गई है तो ये तीनों साइन देखने को जरूर। कूलन साइन, पेरियम्बलाइकस एरिया पे जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। टर्नर साइंस अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड है तो राइट साइड जो है कि फ्लैंक रीजन में ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। देन फर्स्ट साइन क्या होगा कि जब पेरिटोनियल कैविटी में ब्लीडिंग अकर होने लगेगी, उस केस में जैसे कि एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में, तो ये क्या कर देगा? इरिटेट कर देगा डायफ्राम को। जब डायफ्राम को इरिटेट करेगा तो वहां से जो नर्व निकलती है उसकी वजह से शोल्डर टिप पेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? शोल्डर टिप पेन देखने को मिलेगा। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। साइन ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैनेजमेंट कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से। एक मेडिकल मैनेजमेंट होगा और एक सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। अब उसमें भी क्राइटेरिया है कि मेडिकल मैनेजमेंट कब और सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे। चलिए बता देते हैं मेडिकल मैनेजमेंट कब करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर्ड नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अनरप्चर्ड
नेक्स्ट, पेशेंट शुड बी हेमोडायनेमिकली स्टेबल, मीन्स वाइटल शुड बी स्टेबल। नेक्स्ट, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मास वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। आई कैन से लेस देन 4 सेंटीमीटर, स्मॉल एक्टोपिक मास होना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो ड्रग इफेक्टिव नहीं होगा। बोल सकते हैं कि लेस देन 4 सेंटीमीटर जो मास हो। बहुत ज्यादा एससीजी का लेवल भी बड़ा रहेगा तो वो डिनोट करता है क्या कि जो मासेस है वो बहुत बड़े हैं। तो एससीजी का जो लेवल होना चाहिए, मींस बीटा एससीजी का जो लेवल, वो भी लेस देन 3000 इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए, तब हम मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया अगर फॉलो कर रहा है पेशेंट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो पेशेंट है, अगर उसमें ये देखने को मिल रहा है कि वो अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है। नेक्स्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो मास है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर है, बीटा एससीजी जो है लेस देन 3000 इंटरनेशनल यूनिट है, तब हम मेडिकल मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देंगे। अब मेडिकल मैनेजमेंट में भी क्या प्रायोरिटी, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्वेश्चन आएगा, एंड दैट इज मीथोट्रेक्सेट। क्या? मीथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट हम सर्जरी के बारे में बात करते हैं। सर्जरी हम तब करेंगे जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, रप्चर्ड। पेशेंट क्या है, अनस्टेबल है हीमोडायनेमिकली, और ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो हो पा रहा है, मीन्स जो मास है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। एक्टोपिक मास जो है कि मोर देन 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा है, तब वहां पे जो है कि मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं करेगा, फिर हमें सर्जरी करनी ही पड़ेगी। और बीटा एससीजी जो है कि बढ़कर 3000 से भी ज्यादा हो चुका है, मीन्स बीटा एससीजी अगर हम बोले मोर देन 5000 इंटरनेशनल यूनिट हो चुका है, तो उस केस में हमें सर्जरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये डिनोट कर देगा कि जो एक्टोपिक मास है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसमें मेडिसिन कुछ नहीं कर पाएगी। अब हम सर्जरी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सर्जरी करेंगे। ड्रग तो बता दिया कि कौन सा ड्रग का डोज भी बता देते हैं। ड्रग का डोज है कि 50 mg, 50 mg हम जो है कि देंगे, और आईएम रूट रहेगा। सिंगल डोज काफी होता है, डबल डोज नहीं लेना है। ओके, अब हम सर्जरी के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सी सर्जरी करनी है। सर्जरी परफॉर्म, दैट इज द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। कौन सी? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये बेस्ट सर्जरी मानी जाती है। इस लेप्रोस्कोपिक में भी लीनियर सल्फिंजेक्टमी सर्जरी मोस्ट कॉमन, प्रिफर्ड या बेस्ट बोले, तीनों। व्हाट? लीनियर। बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आज हमने क्या पढ़ा, जो है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस किया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर है, साइन सिम्टम क्या है, कहाँ साइट है,
चलिए, इम्प्लांटेशन ऑफ कंसेप्शनल प्रोडक्ट आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। नेक्स्ट इसके क्या क्या साइट है, दैट इज द एक्स्ट्रा यूट्राइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इंट्रा यूट्राइन। आप लोगों ने रिस्क फैक्टर देख लिया, अगर मोस्ट कॉमन पूछे तो आप पीआईडी जरूर करिएगा। फिर उसमें भी ज्यादा प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी है कोई तो उसकी वजह से हो सकता है, या प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी ये बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर में काउंट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, पीआईडी को देंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्राइएड्स की। क्लासिकल ट्राइएड्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी दैट इज एमनोरिया, एब्डोमिनल पेन एंड परवेजाइनल ब्लीडिंग, ये तीन चीज देखने को मिलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। अब कंफर्मेटिव डायग्नोसिस या फिर कंफर्मेटिव टेस्ट हम क्या बोलेंगे, टीवीएस बोलेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, टीवीएस। जब गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है तो उसमें यूट्राइन कैविटी क्या मिलती है, इम्पटी देखने को मिलती है, तो हम बता सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है। नेक्स्ट इसमें तीन, अब रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में भी बात कर लेते हैं। बीपी जो है कि पेशेंट का क्या होगा, कम होगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, इंक्रीज हार्ट रेट देखने को मिलेगा, नाइफ लाइक पेन, शार्प नाइफ लाइक पेन जो है देखने को मिलेगा जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर्ड हो जाएगी। उसमें भी तीन साइन देखने को मिलेंगे। एक पहला कूलन साइन, कूलन साइन क्या होता है कि अम्लाइकस के अराउंड जो है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। ये फर्स्ट तो ये जान लीजिए कि ये तीनों इंटरनल ब्लीडिंग को डिनोट करते हैं, किसको, इंटरनल ब्लीडिंग, किसको डिनोट करें, इंटरनल ब्लीडिंग। सेकेंड टर्नर साइन, फ्लैंक रीजन में जब ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। अगर राइट साइड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो राइट साइड देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड देखने को ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलेगा। डेनफ्रोस्ट साइन क्या होता है कि ब्लीडिंग जब पेरिटोनियल कैविटी में होने लगती है तो उसकी वजह से डायफ्राम क्या होता है, इरिटेट होता है, तो जहां से डायफ्राम से जो नर्व निकलती है वो क्या कर देती है, शोल्डर को भी इरिटेट करती है, जिसकी वजह से शोल्डर टिप पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कब हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे और कब हम सर्जरी पे शिफ्ट हो जाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर्ड नहीं हुई रहेगी, हीमोडायनेमिकली या पेशेंट के वाइटल क्या होंगे, स्टेबल होंगे, प्रेगनेंसी जो एक्टोपिक मासेज है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर होगा, बीटा एससीजी लेस देन 3000 होगा, तो हम किस पे जाएंगे, ड्रग पे जाएंगे, दैट इज मीथोट्रेक्सेट ड्रग ऑफ चॉइस। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर्ड रहेगी तब पेशेंट अनस्टेबल रहेगा, एक्टोपिक मासेज, पेशेंट अनस्टेबल, सर्जरी के लिए साइंस देख लेने हैं, जो साइंस मैंने रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का बताया वो सारे साइन क्या करने हैं, देख लेने हमें, ठीक। नेक्स्ट इसमें बीटा एससीजी का लेवल क्या होगा, मोर देन 5000 होगा, और इसमें जो मासेज है मोर देन 4 सेंटीमीटर होगा। तो कौन सी सर्जरी बेस्ट होगी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है उसमें भी लीनियर सल्फिंजेक्टोमी, मीन्स जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके निकाल लेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट नोट्स लेते जाइए। अगर आपसे कोई पूछे, चलिए पहले थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सिर्फ कोई आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो उसमें आप लोग आंसर देंगे ट्यूबल। अब इस ट्यूबल में कोई पूछे कि ट्यूबल में भी कौन सा मोस्ट कॉमन साइट, तब आप आंसर देंगे एम्पुलर रीजन। नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछे कि फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब
है तो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है कि जो कंसेप्शनल प्रोडक्ट है वो सरवाइव करेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इन विच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब ectopic pregnancy survive for long time, for longest period। तो आप आंसर देंगे इंटरस्टिशियल, और वो भी अप्रॉक्स कितना होता है 16 to 18 वीक्स के लिए भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी सरवाइव कर सकती है। किस केस में? जब वो इंटरस्टिशियल में इम्प्लांट हो जाए। एंड दैट इज नेक्स्ट। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि इन विच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब एक्टोपिक प्रेगनेंसी सरवाइव फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट पीरियड, तो आपका आंसर जाएगा इस्थमस। मैक्सिमम बोल सकते हैं 6 to 8 वीक। ठीक, ड्रग ऑफ चॉइस कोई पूछे? मीथोट्रेक्सेन। क्लासिकल ट्रायड पता ही है आपको। एमनोरिया देखने को मिलेगा, पेन रहेगा, परवेजाइनल ब्लीडिंग। एमनोरिया प्लस पेन प्लस परवेजाइनल ब्लीडिंग। अगर पेशेंट को नाइफ लाइक शोल्डर पेन होने लगा, शोल्डर पेन, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? शोल्डर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग। तो ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा रिवीजन है कि मोस्ट कॉमन साइट क्या होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उस ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है तो एम्पिलरी रीजन है। अगर पूछे कि उस फैलोपियन ट्यूब में फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में जो है कि लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, दैट इज द इंटरस्टिशियल। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पूछे तो इस्थमस। ड्रग ऑफ चॉइस मेथोट्रेक्सेट। ट्राइड क्या है? एमनोरिया, पेन, परवेजाइनल ब्लीडिंग्स। एंड शोल्डर पेन अगर देखने को मिलता है, पेशेंट कंप्लेन करता है, दैट इज इंटरनल ब्लीडिंग। सॉरी, 2 टाइम हो गया ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इतने पॉइंट्स को याद रखने हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा।